हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बिहार स्पेशल जो है। जैसे मॉर्निंग में तो हमारे चल जाती है करंट अफेयर्स का, न्यूज एनालिसिस का। ये हमारा बिहार स्पेशल का टॉपिक है। और बिहार स्पेशल टॉपिक, ये जो टॉपिक मैं जो करा रहा हूँ, ये हमारे जो भी एग्जाम बिहार के लेवल में होता है, 67वीं 68वीं या सचिवालय दे रहे हैं या दरोगा दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप बिहार से रिलेटेड आप दे रहे हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसकी आप इसको अच्छे से देखेंगे। और जो भी आप चैनल हमारे चैनल पर अगर नए हैं, आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप कृपया जरूर जाके आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे पुराने साथी हैं, जिनको जो उन्होंने हमें लगातार प्यार दे रहे हैं, तो आप फिर प्यार देते रहेंगे चीज़ें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग भी जो है सो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको तैयारी करने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। इसी की अगर बात करें, हमारा ये टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार, जो किससे पहले मैंने 2 वीडियो तैयार किया है। उसमें आप इससे पिछले का दोनों में आप देख सकते हैं। पिछले का सेक्शन ये हमारा तीसरा हो, एंशियंट का हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। इसका फिर हम लोग जो है मध्यकालीन में फिर चलेंगे। यह तीसरा लेक्चर है हमारा एंशियंट का बिहार इतिहास का। इसमें मैं चलूँगा। ये टॉपिक हमारा जो है, कौन सा टॉपिक है? मौर्योत्तर बिहार। ये मौर्योत्तर बिहार है। तो चलेंगे इस पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। मतलब कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद, मगध साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? तो शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल जो कब से कब तक रहा था? 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक। क्या कहते हैं, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र, वृद्धरथ, वसुमित्र और देवभूमि। सही आंसर इसका हो जाएगा का पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने में प्रयत्न किया था? ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो सही आंसर इसका अगर बात करें तो हो जाएगा पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म पर का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? कण्व वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश। किसके साथ हुआ था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका शुंग वंश। मतलब मौर्य वंश पर यवन डेमेट्रियस का जो आक्रमण हुआ था, किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो शुंग वंश के समय। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व, 158 ईसा पूर्व, 158 ईस्वी और 185 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? देवभूति, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वासुदेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्यमित्र। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कुषाण वंश, लिच्छवी, कर्ण वंश, गुप्त वंश। तो इसका आंसर जो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्ण वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक रहा है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं चीज़ें। कर्ण वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है कौन था? कर्ण वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? देवभूति पहला ऑप्शन, दूसरा पुष्यमित्र, तीसरा अग्निमित्र, चौथा वसुदेव। सही जो आंसर इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध के कर्ण वंश की नींव डाली थी। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिहार के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, या 67वीं दे रहे हैं या 68वीं देंगे, या CDPO तो हो ही गया, आगे फिर CDPO हो सकता है, वैकेंसी आएगी, या सचिवालय दे रहे हैं, या मान लीजिए दरोगा दे रहे हैं, बैठेंगे, तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे थे। तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए। कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र सातवाहनों। कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो इसका ऑप्शन की अगर बात करें, शत्रुवंश, मित्रवंश, वाकाटक वंश, गोत्रवंश। सही आंसर हो जाएगा इसका मित्रवंश। शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया, सिवान। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो बोध गया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसाद दिया था? मथर, वसुमित्र, बारस, असुघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वहां उसे असुघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अब अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कान्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? सियालकोट, राजगिरी, कन्नौज, पाटलिपुत्रा।
तो क्या कह रहा है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्रा। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा और प्रतिष्ठान। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका पाटलिपुत्रा। कलिंग का शासन जो है, खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था, अंग और मगध, विदेह एवं शाक, अंग एवं विदेह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अंगद और मगध, अंग और मगध। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः बिहार में मगध पर शासन किसका रहा था, तो सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का, मित्रों का। जिसका आंसर हो जाएगा लिच्छवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वासुदेव, धनानंद और पुष्यमित्र शुंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था, अशोक, कनिष्क, देव हर्षवर्धन, देवपाल। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक हमारा हो जाएगा गुप्तकालीन बिहार, गुप्त वंश के चल रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राजाभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का राजाभिषेक, तो इलाहाबाद, बनारस, कन्नौज, पाटलिपुत्रा। सही आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राजाभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था, तो 230 ईस्वी, 320 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा इसका, तो 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, कि किस शासक ने, मतलब कौन सा शासक ने कौन सा शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिम्बिसार। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, लिच्छवी में। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त मत का भी प्रचलन किया था। किस वंश ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। मतलब किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा, कन्नौज, इलाहाबाद, दिल्ली। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आपका पाटलिपुत्रा। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा था, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दुर्गामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। सही आंसर इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि मतलब बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, मतलब बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है उसकी स्थापना किस कहते हैं किसके काल में हुआ था, तो मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल और हर्षक वंश। तो ये हो जाएगा कौन से काल में, तो गुप्त काल में। मतलब बोध गया का जो भी महाबोधि मंदिर है वो उसकी स्थापना होती है गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 14 महीने। सही आंसर हो जाएगा 3 साल, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत पर आया था। इसका उद्देश्य था कि बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, चंपा, नालंदा, राजगीर और पाटलिपुत्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त होता है, पटना, सारण, भागलपुर, शाहाबाद। सही आंसर इसका हो जाएगा शाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, गया, सुल्तानगंज, नवादा, नालंदा। सही आंसर हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, हमारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, किस काल के हैं, मौर्य काल, भोपाल काल, गुप्त काल, प्रवर्ती गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों गुप्त काल। मतलब गुप्त काल में जो है सो माना जाता है कि राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में माना जाता है। तीर भुक्ति मतलब आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल, मतलब तीर भुक्ति जो था उस टाइम आधुनिक दरभंगा का नाम था है गोविंद गुप्त। राज्यपाल कौन था, तो गोविंद गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चिरादत्त और पर्णदत्त। सही आंसर क्या हो जाएगा गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था, याद रखना है, गोविंद गुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो था उसमें बौद्ध बिहार का प्राचीनतम जो केंद्र था वो रहा था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। सही आंसर जो हो जाएगा इसका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए फेमस था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में दौरान आया था? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों के में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। वैनसांग, मेगासिनी, फाहियान, सिंह। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा फाहियान। आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत का आरंभ होता है 302 ईस्वी, 312 ईस्वी, 320 ईस्वी, 322 ईस्वी। तो हमारा क्या होगा सही आंसर? तो 320 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि गुप्त संवत का आरंभ जो होगा 320 ईस्वी में होगा। लिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक या सम्राट ने किया था? समुद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। सही आंसर इसका जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग जो प्रशस्ति था उसका रचयिता कौन था? विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा इसका सही आंसर हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या? तो समुद्रगुप्त। मतलब प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हुनों का आक्रमण, प्रशासन के समन्वय स्वरूप, कमजोर शासक और आर्थिक संकट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा तीनों। हुनों के आक्रमण भी हो जाएगा, प्रशासन का समन्वय स्वरूप भी हो जाएगा, कमजोर शासक। मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में कारण पता चलेगा तो हो जाएगा हुनों का आक्रमण, प्रशासन का समन्वय स्वरूप, कमजोर शासक। ये सभी कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मगध पर मिहिर कुल का जो आक्रमण हुआ था किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका नरसिंहगुप्त। गुप्त काल जो है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और पाणिनि। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मगध के नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कृष्णगुप्त, धोमेंद्रगुप्त, माधवगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय। सही आंसर हो जाएगा कृष्णगुप्त। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध का अधिकांश भाग को जीत लिया था? कृष्णगुप्त, दामोदरगुप्त, माधवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हमारा इसका हो जाएगा दोस्तों दामोदरगुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? दामोदरगुप्त, आदित्यसेन, जीवितगुप्त, माधवगुप्त, मिस्टर डी। दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी भी अगर लाइव का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाके आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जो हमारे पुराने साथी हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप भी अगर आपके संपर्क में जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो भी आप भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान हो, तैयारी करने में सुविधा हो, हासिल हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और कृपया वीडियो से शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? दामोदरगुप्त, आदित्यसेन, जीवितगुप्त, माधवगुप्त। सही आंसर इसका हो जाएगा माधवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था कौन? तो आदित्यसेन ने। अंत कौन किया था? आदित्यसेन। बिहार के स्थानीय निवासी अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिरोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्यसेन, माधवगुप्त, जीवितगुप्त, दामोदरगुप्त। सही आंसर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आदित्यसेन। चूंकि मगध के प्रवर्ती गुप्त का अंतिम शासक कौन था? आदित्यसेन, जीवितगुप्त फर्स्ट, माधवगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जीवगुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक जीवितगुप्त द्वितीय किस हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया गया? माधव के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने असंख्य शत्रुओं का विजेता अगला क्वेश्चन हमारा है
कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? कुमार कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदरगुप्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो हमारा इसका हो जाएगा कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मिलान करने वाला होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित करना है, हर्षगुप्त को मिलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तो हर्षगुप्त का हो जाएगा वीर योद्धा। हर्षगुप्त का जो हो जाएगा क्या? तो वीर योद्धा। और आगे अगर बात करें तो कुमारगुप्त का हो जाएगा महाराजा धीराज। और आगे बात करेंगे तो जीवित गुप्त का हो जाएगा राजाओं में सिरमौर, चित्तौड़, सूरमणि। और आदित्य सेन की बात करें परम भट्टारक महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मगध के किस सम्राट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? दामोदरगुप्त, 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 आदित्य सेन, कृष्णगुप्त और आगे जीवित गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन, माधवगुप्त, देवगुप्त और कुमारगुप्त। सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो आदित्य सेन। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत युवांग हुएन से भारत की यात्रा पर आए थे? माधवगुप्त, महासेन गुप्त, कृष्णगुप्त, आदित्य सेन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? कृष्णगुप्त, जीवितगुप्त, हर्षगुप्त, आदित्य सेन, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, माधवगुप्त, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्तोत्तर युग और बिहार में है, आगे हम लोग एंट्री करके। चीनी यात्री सिंह जो था बिहार का भ्रमण कब किया था? लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, 600, इनमें से कोई नहीं। अगर सही इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो 637 ईस्वी में लगभग, क्योंकि सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? चंपारण, गया, पटना, नालंदा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा नालंदा उस टाइम। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नालंदा। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष से आरंभ किया था? 635, 636, 637, 638। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 635। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को छाने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक, और राज्यवर्धन। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसको? तो शशांक, चूंकि शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर और धर्मांध था। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र को किस वर्ष में की थी? तो 635 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर जो शिक्षा केंद्र है निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल और सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल का शासनकाल 750 से 770 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महिपाल। सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का केंद्रीय भारत का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, प्रवृत्ति गुप्त। तो मौर्य वंश जो है ज़्यादा झुका हुआ इधर चीज़ें कर सकते हैं चीज़ें। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? नालंदा, पटना, गया, भागलपुर। ये सही, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल एवं देवपाल, हर्ष एवं और धर्मपाल, हर्ष एवं और देवपाल, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार को आधुनिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। हर्ष एवं धर्मपाल, हर्ष एवं देवपाल। और आगे हो जाएगा धर्मपाल एवं देवपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर मतलब बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। सही आंसर हो जाएगा देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? महायान, हीनयान, ब्रजयान, सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा हो जाएगा सही महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गाँव को दान में दिया था? धर्मपाल, देवपाल, नेपाल और गोपाल। सही इसका क्या हो जाएगा? धर्मपाल।
किस शासक ने उदनपुरी मतलब बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, न्यायपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गोपाल। किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण की एक उत्तम शैली का विकास बिहार में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कांसे की मूर्तियों को मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? कल गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, पाल युगीन काल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पाल युग। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। और आगे है कि कांस जो है, कांस मूर्तियों के निर्माण की शैली का निर्णय, इस शैली में निर्णायक देन था जमीन जी जमला तथा हथग्रीव, धामन तथा बिटफाल, बुधगुप्त तथा सुग्रीव सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बुधगुप्त, बुधगुप्त और सजीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति सलाहकार धीमान एवं बिठल पाल कहाँ के निवासी थे? पटना, मुंगेर, नालंदा और गया। तो ये था भीमन का पुत्र बिठल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पालकालीन कांस्य जो प्रतिमाएं साक्ष्य में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा में कुकड़ियार मतलब गया, मुंगेर, लोहानीपुर मतलब पटना तथा मुंगेर, इनमें से सभी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि पालकालीन का प्रतिमाएं जो है सांचे में ढाली है, इसका साक्ष्य क्या मिलता है? नालंदा, कुकड़ियार, मुंगेर, लोहानीपुर मतलब पटना एवं मुंगेर सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पालकालीन एवं हुआ था। पालकालीन मूर्ति कला जो है धीमान एवं बिटपाल समकालीन कहाँ के थे? धर्मपाल, महिपाल, गोपाल, न्यायपाल, रामपाल, देवपाल, धनपाल और गोपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल और गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रित पांडुलिपि अष्टसाहरिका प्रज्ञापरित और प्रचरण के सिद्ध युग हैं? मौर्य युग, गुप्त युग, पाल युग, सल्तनत युग। किसका सही आंसर हो जाएगा? पाल युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पटना, मुंगेर, गया, नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा इसका नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र में, नालंदा से, राजगीर से और पृथुत से, मतलब विद्युत से। पाल काल में श्रीलंका की भी कहा जा सकता है, अंग को, विदेह को, पजी को और मगध को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवपाल गणपति के सुमात्रा के बिना राजा बलदेव के पुत्र ने कहाँ विदेशी यात्रियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? उदनपुरी, नालंदा, पाटलिपुत्र, विश्वपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। मिथिला के कन्नड़ शासक मतलब मिथिला या तिरहुत के कन्नड़ शासक कन्नड़ राज्य का उदय 1097 से 98 में इसका शासनकाल में हुआ था। कौन? तो रामपाल के नेतृत्व में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कन्नड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गंगदेव, नानदेव, नरसिंहदेव, नारसिंह, राम सिंह। सही आंसर हो जाएगा नानदेव। मिथिला के कन्नड़ शासकों की राजधानी कहाँ थी? पटना, वैशाली, तिरहुत, सिमरावगढ़। पटना के बच्चे हैं ये, सिमरावगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह, हरि सिंह, कीर्ति सिंह, महेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। कन्नड़ वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो पूर्णतः 1387 ईसा पूर्व में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ था? कन्नड़ शासक, गुप्त शासक, पाल वंश शासक, हर्यक वंश। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? और ये कन्नड़ शासक तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी ने विस्तृत आया था 1142 में, 1234 में, 1321 में और भारत में 1134 को 1134 में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कन्नड़ राज्य प्रशासन काल किसका था? नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव, महेश शंकर देव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण करने की चर्चा करने वाला विदेशी यात्रा है यात्रा लामानाथ, धर्मस्वामी, मुल्ला तकिया, ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों, मतलब बी और सी दोनों, मतलब मुल्ला तकिया भी और धर्मस्वामी। आगे क्वेश्चन हमारा है कि तुगन ने अभियान के साथ समय कर्नाटक राज्य का शासक था नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव, महेश सिंह देव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राम सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक शासकों में से एक महान समाज सुधारक था नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव और कीर्ति सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजी प्रथा मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? शिवचंद्र सिंह देव, महेश सिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो ये उत्तर पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? ये हो जाएगा हरि सिंह देव। किसके शासनकाल में? ये हमारा हो जाएगा हरि सिंह देव के शासनकाल।
तो यहाँ तक हम लोग आज कर लिए। इसका नेक्स्ट सेशन फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में तैयार होगा डिबेट में। तब तक के लिए आप इसके पिछले वाला भी दोनों देख सकते हैं वीडियो। ये तीनों आज का जो लगातार लगा के हमारा 3 वीडियो जो है हमारा एंशिएंट में क्लियर हो गया। फिर आगे हम लोग मॉडर्न या मेडावल की ओर चलेंगे। तो कृपया इसमें अगर आप नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो अगर पुराने साथी हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हिंदी मीडियम है तो आप ज़रूर कम से कम हिंदी और हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप हमें बताएंगे। हम लोग आपस में हमेशा इसको डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो